हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को एस के श्रवण सर का नमस्कार। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और अगर आपसे कॉमन एरर के क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे हैं या आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक सीरीज को जिसमें हम कॉमन एरर के ढेर सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चंस जो है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको। कह रहा है कि नीतू, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेटा नीतू, नीतू के बाद लिखा है हैव बिन, नीतू हैव बिन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी हम बता सकते हैं कि भाई इसमें ये गलत है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसकी डिटेल एनालिसिस करिए। डिटेल एनालिसिस कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो नीतू है ये आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये किसी का नाम है। अगर ये सब्जेक्ट किसी का नाम है और ये सिंगुलर भी है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग हैव, यहाँ पर हैव लिखने की बजाय हम यहाँ पर हैज लिखेंगे। तो ये आपका जो एरर है वो आपका ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीतू हैव बिन, तो हैव की जगह आपका आंसर हो जाएगा बेटा हैज बीन वेटिंग फॉर मी। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चंस में कि यहाँ पर बेटा सिंस का यूज किया गया है। तो सिंस जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। सिंस का जो प्रयोग होता है ये यूज करते हैं हम या तो परफेक्ट टेंस में, और नहीं तो हम इसका यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। इसका जो एरर पार्ट है वो आपका ए है। नीतू के साथ आप हैव ना लगाकर क्या लगाएंगे बेटा? हैज लगाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा है कि द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स में एस लगा है, ऑफ यहाँ पर बेटा प्रीपोजिशन है, द कॉम्पिटिशन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये आपका नाउन है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे है बेटा आर। कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। आर वेटिंग, वेटिंग का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा वेटिंग, वेटिंग के बाद है बेटा यहाँ पे फोर। वेटिंग फॉर किसके लिए? देयर टर्न्स, मतलब अपने टर्न के लिए। देयर क्यों आया है? देयर इसलिए आया है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट आपने पार्टिसिपेंट्स देखा यहाँ पर, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल फॉर्म है। अगर ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। देयर टर्न मतलब उसके बारी के लिए। क्यूरियसली, क्यूरियस वर्ड, इस क्यूरियस है जो एडजेक्टिव है, और ly अगर लगा दिया जाए तो ये एडवर्ब का काम करने लगता है। तो ये हो गया आपका पहला। अब ये पूछ रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला चीज अगर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन को, आप देखें पार्टिसिपेंट से पहले बेटा ए लिखा है। ए का मतलब एक होता है, तो पार्टिसिपेंट में एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ये सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए ये लिखा है पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट में क्या लगा है? एस लगा है, यानी जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम यहाँ पे इज नहीं लगा सकते, यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से डी कैंसिल होगा, या तो बेटा ए होगा नहीं तो बी होगा। अब बी ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज बीन वेटिंग। हैज बीन वेटिंग ये कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस के अंदर या तो सिंस आए नहीं तो फोर आए। यहाँ पे ना तो सिंस है ना ही फोर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये फोर तो है, लेकिन आप ध्यान रखना ये वेट के साथ फोर है। वेट के साथ फोर का मतलब होता है बेटा इंतजार करना। वेट फोर का मतलब इंतजार करना होता है, ठीक है। तो ये वो वाला फोर नहीं है जो आपको ड्यूरेशन बता रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या क्या देखा और आपने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा ये बताइए। सबसे पहला कि इसका सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट इसका प्लूरल फॉर्म में है, कैसे? एस लगाए। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी जो आगे आएगा वो कैसा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ये क्लियर हो गया। इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यदि इस
वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है बेटा आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ठीक है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ यानी सच जानने के बाद जो ज्यूरी है, ज्यूरी बेटा कलेक्टिव नाउन है, टुक मतलब लिया, टैक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक द राइट डिसीजन मतलब सही निर्णय लिया। कब? इन द केस, मुकदमे में उसने सही डिसीजन लिया। कब लिया? सच जानने के बाद लिया। तो ये एक फ्रेज है और ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपने लिखा है नोइंग ट्रूथ, ये गलत है। ये होता है बेटा नोइंग द ट्रूथ। क्या होता है? नोइंग द ट्रूथ, यानी आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका जो एरर है वो इसमें देखिए कहाँ एरर है, तो ये सी पार्ट में आपका एरर है। आफ्टर नोइंग ट्रूथ ना होकर होगा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। जैसे एक पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा बेटा, जैसे हम बोलते हैं मेक मिस्टेक, गलत है, मेक ए मिस्टेक होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं टेल लाई, ये गलत है, टेल ए लाई होता है। जैसे हम बोलते हैं मेक नॉइज, ये गलत है, मेक ए नॉइज होता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, इन फ्रेज के बेस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा और इसको नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, दर्शन। दर्शन किसी का नाम होगा। कह रहा है कि विस्ट, विस्ट का मतलब होता है कामना करना, इच्छा जाहिर करना, विश ऐसा सोच रहा है वो। और दर्शन विस्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। एक चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस के अंदर 2 एक्शन हो रहा है और अगर दोनों ही पास्ट में हो रहा है, तो जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और जो उसके बाद एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। इस क्वेश्चंस में एरर इतना आसान है। एक और चीज नोट डाउन करिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव और हैड आता है तो आगे हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हैड नोट। तो हैड नोट के बाद आप खुद सोचो वेंट आएगा या फिर गोन आएगा, क्योंकि हैड नोट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, गो, वेंट, गोन। तो ये आपका वेंट गलत है। अब वेंट कहाँ लिखा है, यहाँ सी में लिखा है, तो आपका सी जो है ये आपका गलत दिया हुआ है, वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे गोन करेंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बेटा, एन लायन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ये जो लायन है ये सबसे ज्यादा क्या है बेटा, खूंखार जानवर है। फेरोसियस का मतलब होता है खूंखार। ऑफ ऑल एनिमल्स यानी सभी जानवरों में से सबसे खूंखार जानवर कौन है, लायन है। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये जो लायन है इसका पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो इसके पहले एन कैसे आ गया, ये तो ए आना चाहिए ना। ए लायन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल होगा, यानी सी ऑप्शन में बेटा ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर, ये लायन के पहले एन ना आकर ए आएगा, तो ये आपका गलत है। चलिए उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड। एंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना, विल बी एंश्योर्ड। क्या एंश्योर्ड करेगा, इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। यदि सभी लोगों ने प्रपोजल को यानी प्रस्ताव को सही समय पर क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बेटा गलत कहाँ है। तो आप एक चीज देखिए, बड़ा प्यारा सा चीज है इस क्वेश्चन के अंदर। ये बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे इफ। तो इफ क्या है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है। इफ के बाद जो सेंटेंस लिखा गया है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इफ के पहले जो सेंटेंस लिखा गया है इसे मेन क्लोज कहते हैं, ठीक है। यदि आपका जो मेन क्लोज है वो आपके फ्यूचर टेंस में होता है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो आपके कौन से टेंस में होना चाहिए,
प्रेजेंट टेंस में, और इसमें तो ईडी लगा है, क्या ये प्रेजेंट टेंस है? तो सर ये नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा? तो सर ईडी हटा दीजिए। अगर हम ईडी हटाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा TRY, ट्राई। तो ये आपका गलत है। तो किस पार्ट में गलत हो गया भैया? सी पार्ट में आपका गलत, सॉरी डी पार्ट में गलत हो गया, ना कि सी पार्ट में। एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड, इंस्टीड ऑफ राइटिंग ट्राइड यू हैव टू राइट हियर ट्राई। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि ये जो 4 सेंटेंस लिखे गए हैं आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो आप खुद सोच के देखो। इट इज ए नाइस पार्टी, ठीक है भाई, इट इज ए नाइस पार्टी, आई एम इंजॉइंग द पार्टी। पार्टी से पहले द लगा है, सही है। यहाँ पार्टी से पहले एन कैसे आ गया? मतलब बी ऑप्शन गलत है। फिर ये लिखा है आई एम इंजॉइंग ए पार्टी, मैं कोई पार्टी को इंजॉय कर रहा हूँ। तो भैया पार्टी से पहले ए ना आके द पार्टी होगा, और फिर से यहाँ पार्टी से पहले एन दे दिया है। तो आसान सवाल है, अगर हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि हम पेपर को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कह रहा है इट इज़ ए नाइस पार्टी, आई एम इंजॉइंग द पार्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बेटा कि ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, देम ही प्रोमिस्ड देम दैट कि ही वुड श्योर रीपे। रीपे का मतलब होता है भुगतान करना। क्या भुगतान करने की बात कर रहा है? लोन को। कैसे? अर्जेंटली कह रहा है। तो एक चीज आप बताइए कि ये जो रीपे आपका वर्ब है, किसी भी वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है? तो सर वर्ब की विशेषता बताने का काम जो है वो एडवर्ब करता है। तो क्या ये श्योर एडवर्ब है? नहीं। इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? ly लगाना पड़ेगा। तो भाई मेरे श्योर की जगह आप श्योरली लिखिए ना। ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड श्योरली रीपे द लोन अर्जेंटली। तो आपका एरर किस पार्ट में है? तो सर एरर हमारा डी पार्ट में है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्या लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है करण। करण कॉल द रेस्टोरेंट, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व टेबल फॉर टुमारो। अब यहाँ पे देखिए इफ जो है, इफ के बाद ये सब्जेक्ट ही है और ये कुड लिखा है, मतलब कैन का पास्ट है। अगर ये कैन का पास्ट कुड है तो फिर हम यहाँ पे कॉल ना लिख के हम यहाँ पे कॉल्ड लिखेंगे। अच्छा देखिए, करण ऐसे भी किसी एक आदमी का नाम है, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा तो ये वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर नहीं होगा, ये तो पास्ट में जाएगा, और अगर ये पास्ट में जाएगा तो ईडी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम ये जो एरर पार्ट है आप देख सकते हैं वो ए पार्ट में है, यानी करण कोल्ड द रेस्टोरेंट होगा। कोल्ड में क्या लगाएंगे? ईडी लगाएंगे। क्यों लगाया ईडी? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है यानी इफ के बाद जो सेंटेंस लिखा गया है वो आपका पास्ट है, यानी कुड लिखा हुआ है। अगर वो कुड है तो इससे भी पास्ट होना पड़ेगा, इसलिए हमने कॉल की जगह कुड लिखा। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन 4 में से किस में आर्टिकल का सही यूज किया गया है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो इंडियन है, क्या इंडियन से पहले ए आएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि इंडियन का जो पहला अक्षर है वो कैसा है? स्वर है। अगर स्वर है तो बेटा एन आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इस तरह से गलत है, क्योंकि ए नहीं आएगा एन आएगा, या तो ऑप्शन बी होगा नहीं तो सी होगा। अब आगे आप देखें बेटा, यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोपियन। अब ये यूरोपियन के पहले ए आएगा या एन आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो एक चीज नोट डाउन करिए, जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी जब आप बोलते हैं और उसका उच्चारण अगर स्वर होता है तब तो आपको एन लगाना है, लेकिन उसका उच्चारण अगर व्यंजन होता है तब आपको ए का प्रयोग करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला अक्षर से हमें कोई लेना देना नहीं है जब तक कि उसके उच्चारण स्वर और व्यंजन ना हो।
तो यूरोपियन जब आप बोल रहे हैं तो ये व्यंजन साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी य को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर य आ रहा है तो बेटा ए आएगा, य ए आ रहा है तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, ये टेंस का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? देखिए कह रहा है कि सी ऑलवेज मतलब वह है हमेशा, ऑलवेज लिखा है। अब ये सी आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब आपका सिंगुलर आता है बेटा। तो इनवाइट कैसे आएगा? इनवाइट में एस लगा होना चाहिए, तो सी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर हो जाएगा। यहाँ पे इनवाइट में एस लगा दीजिए, इस हिसाब से आपका आंसर डी में गलत है। इनवाइट में एस लगाएंगे तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सवाल था। कौन से टेंस का क्वेश्चन है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। तो अब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए, आप एक चीज हमेशा नोट करते चलिएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। टेंस से पूछ रहा है, वर्ब से पूछ रहा है, या फिर आर्टिकल से पूछ रहा है। इस तरह से अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो आगे पढ़ने के लिए आपको काफी आसान होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे।